अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज अगर आप इस वीडियो पर आए हैं तो इसका मतलब है कि कुछ ही दिनों में आपका 86-12 का बीएड का पेपर होने वाला है, जिसका टाइटल है प्रोफेशनलिज्म इन टीचिंग। अगर ऐसा है, आपका पेपर है, तो आप बिल्कुल ठीक जगह पर आए हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो ऑलरेडी पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं, और ना सिर्फ क्वेश्चंस बल्कि उनके डिटेल्ड आंसर्स विद हेडिंग्स। मेरे चैनल पर एक दो सब्जेक्ट्स के अलावा तकरीबन तमाम कोर्सेज़ की बीएड 1.5 के तमाम कोर्सेज़ की डिटेल्ड वीडियोस मौजूद हैं। आप लोग पेपर से पहले इन वीडियोस को अच्छे से रिवाइज करके जाएं, हेडिंग्स देख कर जाएं, तो इंशाल्लाह आपका जो पेपर है वो बहुत अच्छे से अटैम्प्ट होगा। और साथ ही मैं जो नोट्स हैं उनको एक्सप्लेन भी करूँगी। तो चलिए हम बिना वक्त ज़ाय किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, डिफाइन प्रोफेशनलिज्म इन टीचिंग एंड व्हाट आर द की एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर्स एसोसिएटेड विद प्रोफेशनल एजुकेटर्स। प्रोफेशनलिज्म इन टीचिंग है क्या, उसके कौन कौन से एट्रीब्यूट्स या उसकी खसूसियात हैं कि जो एक इंडिविजुअल टीचर को या एजुकेटर को प्रोफेशनल टीचर बनाती हैं। हम इन कुछ खसूसियात के बारे में बात करेंगे और हेडिंग्स की फॉर्म में हम बात करेंगे। एक बात जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता दूं कि हम इन बातों को पैराग्राफ की फॉर्म में भी कर सकते हैं, लेकिन पेपर अटैम्प्ट करने का जो इम्पैक्ट हेडिंग से आता है वो पैराग्राफिंग से नहीं आता। तो इसलिए मैंने जितने भी मेरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैंने हेडिंग्स की फॉर्म में यहाँ पे उनके नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं। जितनी हेडिंग्स आपको आसान लगे याद रखने में, आप उतनी पेपर में अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोफेशनलिज्म का मतलब है कुछ ऐसी खसूसियात, कुछ ऐसी क्वालिटीज़ जो कि किसी भी प्रोफेशन के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको मीट करती हैं। टीचिंग के अगर कुछ स्टैंडर्ड्स हैं और एक टीचर उन स्टैंडर्ड्स पर पूरा उतरता हो या उन खसूसियात पर पूरा उतरता हो या उसके अंदर वो क्वालिटीज़ हों, तो इट मीन्स कि वो टीचर प्रोफेशनल टीचर है। It encompasses a set of attributes and behavior that demonstrate a commitment to the highest standard of teaching and learning. टीचिंग एंड लर्निंग के जो स्टैंडर्ड्स हैं ना, जो उनको मीट करता हो तो वो इंडिविजुअल हम कहते हैं कि ये प्रोफेशनल है या फिर ये प्रोफेशनलिज्म इन टीचिंग है। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज़। किसी भी टीचर के लिए जो सबसे पहली खसूसियत का होना ज़रूरी है उसमें वो है कि जिस भी सब्जेक्ट का वो टीचर हो, उस सब्जेक्ट को वो पढ़ाना जानता हो, उस सब्जेक्ट के बारे में उसके पास कंप्लीट नॉलेज मौजूद हो। अगर मैथ का टीचर है तो वो मैथ में एक्सपर्ट हो, अगर फिज़िक्स केमिस्ट्री उर्दू का टीचर है तो वो उनमें एक्सपर्ट हो। अगर एक इंग्लिश का टीचर है और वो इंग्लिश के वर्ड्स को ठीक से प्रोनाउंस ही नहीं कर पा रहा, तो वो क्या इम्पैक्ट काज करेगा अपने स्टूडेंट्स पर, या फिर उनको वो क्या सिखा पाएगा। तो एक टीचर के लिए ज़रूरी है कि वो तमाम सब्जेक्ट्स में हरफन मौला ना हो, लेकिन जो उसका स्पेसिफिक सब्जेक्ट है वो उसको आता हो, ताकि बच्चे अगर उससे रिलेटेड उससे कोई क्वेश्चन पूछे या जो स्पेसिफिक करिकुलम है वो उसको अच्छे से पढ़ा सके। तो जो दूसरा पॉइंट है वो है पेडागोजिकल नॉलेज। पेडागोजिकल का मतलब होता है तदरीसी नॉलेज। तदरीसी नॉलेज मीन्स के एक टीचर कौन कौन से टीचिंग मेथड्स यूज़ कर सकता है, उसके पढ़ाने का अंदाज़ क्या है, उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो कैसी हैं, या उसकी जो करिकुलम डेवलपमेंट एबिलिटीज़ हैं वो कैसी हैं। एक टीचर क्लासरूम को किस तरह से लेकर चलता है उसे इस बात का पता होना चाहिए। दे अंडरस्टैंड वेरियस लर्निंग स्टाइल्स एंड कैन अडेप्ट देयर टीचिंग टू मीट द नीड्स ऑफ डाइवर्स स्टूडेंट। इस लाइन के ऊपर हम डिटेल से आगे भी बात करेंगे कि डिफरेंट तरह के स्टूडेंट्स क्लास में मौजूद होते हैं, उसे बच्चों के हिसाब से किस तरह से अपने टीचिंग मेथड को मोल्ड करने की या चेंज करने की ज़रूरत है, एक टीचर को ये पता होना चाहिए। अब एक स्कूल के अंदर जितनी भी क्लासेस हैं, उन तमाम क्लासेस के अंदर जितने भी स्टूडेंट हैं सब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। एक क्लास है वो बहुत शरारती है, एक क्लास है वो बहुत डल है, एक क्लास है उसके स्टूडेंट बहुत ज़्यादा लाइक या एक्टिव है, एक क्लास है जिसको समझाने के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। तो हर क्लास का जो लेवल है ना, मेंटल लेवल, वो अलग होता है। तो एक टीचर को पता होना चाहिए अपने बच्चों की साइकी के हिसाब से कि उसे किस टीचिंग मेथड के साथ चलना है, किस हद तक उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, किस हद तक उसको एग्जांपल्स दे दे के समझाना पड़ेगा कि वो अपनी क्लास के बच्चों के मेंटल लेवल, उनकी एबिलिटीज़ के हिसाब से उनको पढ़ा सके या जो बात वो क्लियर करना चाह रहा है वो कर सके। उसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है एथिकल कंडक्ट। एथिकल कंडक्ट का मतलब है प्रोफेशनल एजुकेटर अडेयर टू अ स्ट्रिक्ट कोड ऑफ एथिक्स। स्ट्रिक्ट कोड ऑफ एथिक्स को पूरा करना टीचर्स की जिम्मेदारी होती है, विच इंक्लूड ट्रीटिंग ऑल स्टूडेंट्स फेयरली एंड विद रिस्पेक्ट, मेंटेनिंग स्टूडेंट कॉन्फिडेंशियलिटी एंड अवॉइडिंग एनी फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन।
डिस्क्रिमिनेशन हमारी सोसाइटी में बहुत तरह की हो सकती है। रंग की बेस पर भी हो सकती है, बाज़ दफ़ा फाइनेंशियल कंडीशंस की बेस पर भी हो सकती है, ये तो सोच पे डिपेंड करता है ना। और अगर एक बच्चा क्लास का बहुत ज़्यादा ज़हीन है और अगर एक ज़रा डल स्टूडेंट है, वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो ये टीचर की ज़िम्मेदारी है कि वो सबको इक्वली ट्रीट करे। एक बात आप लोगों ने अक्सर नोट की होगी कि जो क्लास का टॉपर हो वो अक्सर टीचर्स का फेवरेट होता है। देखिए, अगर खाली वो अप्रिशिएट कर रहे हैं ना तो चलें ठीक है, लेकिन फेवरेट होने का मतलब ये नहीं है कि वो उस बच्चे को अच्छे से डील करे और जो बच्चे क्लास में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे वो उन्हें बिला वजह डांटे डपटे या उन पर ही स्ट्रिक्ट रहे। तो ये टीचर की जिम्मेदारी है कि बच्चे जैसे भी हैं, पूरी क्लास को जब पढ़ाने की बात आए, जब उनके साथ रिस्पेक्ट से बात करने और उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखने की बात आए, तो टीचर तमाम बच्चों को इक्वली डील करे। Reflective practice. They engage in self-assessment and reflection to continually improve their teaching methods and student outcomes. अब जो टीचिंग मेथड्स हैं ना, वो वक्त के साथ साथ चेंज हो सकते हैं। और दूसरी बात ये कि एक टीचर को अपने टीचिंग स्टाइल को असेस करते रहना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि उसकी पढ़ाने में कोई कमी तो नहीं रह गई, और अगर रह गई है तो उसे वो किस तरह से पूरा करना है। तो अपनी टीचिंग को इम्प्रूव करने के लिए उसे सेल्फ असेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। दे आर ओपन टू फीडबैक एंड सेल्फ क्रिटिक। वो बच्चों से अपने बारे में फ़ीडबैक लें कि मेरा पढ़ाने का अंदाज़ आपको कैसा लग रहा है, या वो बच्चों से रिटन फॉर्म में भी कह सकता है कि आप पेज पर लिखकर बताएं कि किस मेथड की आपको समझ नहीं आ रही। तो इस तरह से वो फीडबैक लेकर भी अपनी जो टीचिंग स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव कर सकता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन। एक टीचर अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू ही अपनी बात जो है वो पहुंचा पाएगा अपने स्टूडेंट्स तक। तो उसकी जो कम्युनिकेशन है वो अपने कोलीग्स के साथ भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और अपने स्टूडेंट्स के साथ भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। दे कैन कन्वे इंफॉर्मेशन क्लियरली एंड इफेक्टिवली टू स्टूडेंट्स एंड कोलीग्स। दे आर आल्सो गुड लिसनर्स एंड कैन एंगेज इन मीनिंगफुल डायलॉग्स विद अदर्स। एक टीचर जो है वो अच्छा लिसनर भी होना चाहिए। क्लास में अगर कोई पॉइंट शेयर कर रहे हैं बच्चे, तो वो उनको तहम्मुल के साथ सुने और उनकी बात को समझने की कोशिश करे, और अपने कोलीग्स के साथ भी, सेम फॉर कोलीग्स। और इसके अलावा क्लास के अंदर वो डिफरेंट डायलॉग यानी कि बच्चों के साथ डिस्कशंस अरेंज करे, जो भी टॉपिक वो पढ़ा रहे हैं उनसे रिलेटेड, वो हमारी जो रियल लाइफ है उससे रिलेटेड मिसालें भी हो सकती हैं, वो कोई वाक़यात भी हो सकते हैं। तो वो उनकी बात सुने, अपनी बात कहे, और इस तरह से बहुत ही हेल्दी कम्युनिकेशन, एक हेल्दी इन्वायरमेंट जो है वो क्लास में मेंटेन करे। नेक्स्ट जो एट्रीब्यूट है प्रोफेशनलिज्म इन टीचिंग का, वो है अडेप्टेबिलिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दे आर फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल इन रिस्पॉन्स टू चेंजिंग एजुकेशनल लैंडस्केप, न्यू टेक्नोलॉजीज एंड डाइवर्स स्टूडेंट्स नीड्स। टीचिंग मेथड्स में बहुत सी जो अपडेट्स या तब्दीलियाँ हैं वो आ सकती हैं। जैसे पावर पॉइंट प्रोजेक्ट या प्रेजेंटेशंस का पहले इतना ट्रेंड नहीं था, लेकिन अब इसका रुझान ज़रा बढ़ रहा है। तो टीचर भी अकॉर्डिंगली जो है वो अपने टीचिंग स्टाइल्स को मोल्ड करे और उस हिसाब से चेंज करे, ना ये कि वो बाकी दुनिया से जो 10 साल पीछे का जो पढ़ाने का अंदाज़ है वो अपनाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि उसे किस तरह से अपने आप को और अपने पढ़ाने के अंदाज़ को चेंज करना चाहिए। प्रोफेशनल डेवलपमेंट। दे आर कमिटेड टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग। दे सीक आउट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट सच एज़ वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस एंड फर्दर एजुकेशन। एक टीचर को भी सीखने की ज़रूरत रहती है, उसे अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को शार्प करने की ज़रूरत पड़ती रहती है। जैसे ये जो बीएड है, ये भी एक टीचर एजुकेशन का पार्ट है। लेकिन साथ साथ अगर कोई वर्कशॉप्स अरेंज हो रही हैं इंस्टीट्यूशन में, या कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह हो रही है टीचर्स की, तो उसको चाहिए कि वो उनमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करके देखे कि क्या न्यू ट्रेंड्स जो हैं वो चल रहे हैं, और उसे किस तरह से अपने आप को प्रोफेशनली ग्रूम करना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है वो है रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। अब स्कूल के अंदर बच्चे डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, फाइनेंशियल हालात सबके अलग अलग होते हैं, सबका जो कास्ट है वो अलग हो सकती है, और इवन रिलीजन भी अलग हो सकता है। पाकिस्तान में माइनॉरिटी में है नॉन मुस्लिम, लेकिन हैं तो सही। तो एक टीचर को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो तमाम बच्चों के जज्बात का, उनकी इमोशंस का ख्याल भी रखे और उनकी रिस्पेक्ट भी करे। अगर डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं तो उनको भी वैसे ही ट्रीट किया जाए जैसे कि मेजोरिटी रिलीजन के लोगों को। दे रिस्पेक्ट एंड सेलिब्रेट द डाइवर्स बैकग्राउंड। अब इस बात का क्या मतलब है, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने इवेंट्स अटेंड किए होंगे, जैसे कल्चरल डेज़ होते हैं स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में, पंजाबी डे, सिंधी बलोची डे और इस तरह से, या फिर डिफरेंट जो फेस्टिवल्स होते हैं उनको सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका मतलब है कि हम डिफरेंट तरह के लोगों के, उनके कल्चर की, उनके रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं और उसको सेलिब्रेट करते हैं एज अ पॉजिटिव वाइब। तो
जो डाइवर्सिटी है उसकी रिस्पेक्ट ज़रूर होनी चाहिए, एक क्लासरूम के अंदर भी, एक इंस्टीट्यूशन के अंदर भी। एम्पैथी एंड पेशेंस, एक टीचर के अंदर इतना तहम्मुल होना चाहिए कि वो क्लास को बिना हाइपर हुए कंट्रोल कर सके, या यूं कह लें कि दे शो एम्पैथी टुवर्ड स्टूडेंट्स चैलेंजेस एंड डिमॉन्स्ट्रेट पेशेंस इन हेल्पिंग स्टूडेंट्स लर्न एंड ग्रो। अगर एक बात बच्चों को समझ नहीं आ रही, उन्हें बार बार पूछा जाए, तो ये मतलब नहीं है कि वो आपे से बाहर हो जाएं, बल्कि उनमें तहम्मुल होना चाहिए और वो अपने टीचिंग के स्टाइल को या अपनी वर्डिंग को थोड़ा चेंज करके समझाने की कोशिश करें कि किस तरह से बच्चों को वो पॉइंट क्लियर किया जा सकता है जिसमें उनको प्रॉब्लम आ रहा है। टाइम मैनेजमेंट, टीचर को पता होना चाहिए कि उसे अपना डेली का टाइम कैसे मैनेज करना है अपने लेक्चर का, उसे अपने वीकली गोल्स किस तरह से अचीव करने हैं, और बच्चों का कोर्स किस तरह से कितने टाइम में कवर करवाना है। तो ये सब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर वो खुद अच्छा टाइम मैनेज कर पाएगा तो वो बच्चों में भी ये जो खसूसियत है वो ट्रांसफ़र कर रहा होगा कि किस तरह से उनको अपने वक्त का ख्याल रखना है या उसकी कदर करनी है। उसके बाद है कोलैबोरेशन। अब एक टीचर को कोलैबोरेट करने की ज़रूरत पड़ती है अपने कोलीग्स के साथ भी, बच्चों के पेरेंट्स के साथ भी, और अपनी आसपास की कम्युनिटी के साथ भी। अगर एक टीचर अपने कोलीग्स के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं रख पा रहा या भीड़ भाड़ में ही पड़ा रहता है हर वक्त, तो वो अच्छी कोलैबोरेशन, इसका मतलब है वो नहीं कर सकता। पेरेंट टीचर मीटिंग के थ्रू भी पेरेंट्स के साथ बातचीत होती है, या अगर वैसे भी कॉन्टैक्ट है तो उसके अंदर कोलैबोरेशन एबिलिटी होनी चाहिए। उसको चाहिए कि वो डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ अपनी क्लास में भी अरेंज करवाए। अगर कोई फंक्शन हो रहा है तो अपनी क्लास को एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करवाए, कि किस तरह से उसे अपनी अपनी कोलैबोरेशन को भी बच्चों के साथ स्ट्रॉन्ग बनाना है, और बच्चों को भी सिखाना है कि वो किस तरह से कोलैबोरेट कर पाएँ अपनी सोसाइटी के साथ या अपनी कम्युनिटी के साथ। उसके बाद है अकाउंटेबिलिटी। दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्टूडेंट्स आउटकम एंड ऑन देयर टीचिंग प्रैक्टिस। अब इस बात का क्या मतलब है कि देयर ऑन टीचिंग प्रैक्टिस, एक टीचर अगर पढ़ा रहा है, फॉर एग्जांपल क्लास का रिजल्ट अच्छा नहीं आता, तो ऐसा नहीं है कि वो अपना ब्लेम अपने सर से उतार कर बच्चों पे डाल दे, बल्कि उसमें इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो देख सके उसने क्या पढ़ाया, कैसे पढ़ाया, कितने टाइम में पढ़ाया, और उसका क्या रिजल्ट रहा, क्या आउटकम्स आए। जिन जिन बच्चों में जिन जिन चीज़ों में बच्चे लैक कर रहे हैं उसको वो किस तरह से ठीक कर सकता है। तो ये जो अकाउंटेबिलिटी है वो उसमें होनी चाहिए। दे सेट हाई स्टैंडर्ड्स एंड वर्क डेलीगेंटली टू हेल्प स्टूडेंट्स अचीव दैम। वो एक गोल डिसाइड करें कि उन्हें इस दफ़ा अपनी क्लास का रिजल्ट इतने परसेंट तक लेकर आना है, तो फिर वो उसके लिए मेहनत भी करें। किस तरह से करना है, कैसे करना है, कितने परसेंट रिजल्ट रहे, ये सब किस में आ जाएगा, अकाउंटेबिलिटी में। उसके अलावा इनोवेशन है, ये वही बात आ गई कि अगर न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो रही है, न्यू टीचिंग मेथड्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो एक टीचर को पता होना चाहिए कि उसे कैसे उनके साथ लेके चलना है अपनी टीचिंग स्किल्स और अपनी क्लास को। उसके बाद मेंटोरशिप, एक टीचर मेंटोर भी होता है अपने बच्चों का, उनको वो करियर के लिए भी गाइड करता है, उनके फ्यूचर के लिए भी गाइड करता है, वो उनको मॉरली भी गाइड कर रहा होता है, और उनको सब्जेक्ट नॉलेज के हिसाब से भी गाइड कर रहा होता है। तो एक टीचर ये खसूसियत होनी चाहिए, प्रोफेशनली वो इतना ग्रूम्ड होना चाहिए कि वो बच्चों का एज अ मेंटोर काम कर सके। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, ये हेडिंग ऑलरेडी ऊपर आ चुकी है, आप लोग ये लिखना चाहें, ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। अब ये 15 हेडिंग्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हैं। ये जो बातें मैंने बताई हैं, अगर आप इनको एग्जाम्पल्स के साथ अपनी वर्डिंग में, जैसे मैं साथ साथ कुछ एग्जाम्पल्स दे रही हूँ जो जहाँ मेंशन नहीं है, तो आप उनको जब अपनी वर्डिंग में ऐड करेंगे तो 6 से 7 पेजेस का क्वेश्चन आप इजीली अटैम्प्ट कर पाएंगे। 6 से 7 ही मैक्सिमम पेज लग सकते हैं एक क्वेश्चन पर, जो शीट मिलती है इस्लामिक बाद ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से, एग्जाम शीट, उसके हिसाब से। तो इसमें से अगर कोई हेडिंग आपको भूल भी जाए, लेकिन फिर भी आपका जो क्वेश्चन है वो इजीली अटैम्प्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एक्सप्लेन द टीचिंग प्रोफेशन ग्लोबली एंड पॉसिबल टीचर एजुकेशन ODL सिस्टम। व्हाट इज़ ODL सिस्टम? ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम। ये वही सिस्टम है जिसके थ्रू आप बीएड कर रहे हैं, ओपन के थ्रू। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ODL सिस्टम के थ्रू आपको टीचर एजुकेशन दे रही है, या आप अपना बीएड का जो है 1.5 2 या इसके अलावा और भी बहुत सारे BA वगैरह BS लोग वो भी ओपन के थ्रू करते हैं। तो ये सब किस में आ जाता है? ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम। इसके अलावा अगर हम कुछ खसूसियात देखें कि ग्लोबली जो टीचिंग प्रोफेशन है वो कैसा होता है, एक तो इसमें डाइवर्सिटी होती है। मुख्तलिफ़ शहरों से आए हुए बच्चे एक इंस्टीट्यूशन में, मुख्तलिफ़ इलाकों से आए हुए, मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के आए हुए बच्चे, मुख्तलिफ़ मज़ाहब से आए हुए बच्चे, तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी आ जाती है इस सेंस में भी। और दे आल्सो वर्क इन वेरियस सब्जेक्ट एरियाज़ एंड फील्ड्स। और टीचिंग के अंदर कितने फील्ड्स हैं, जितने भी फील्ड्स हैं दुनिया में, सब स्कूल्स में किसी न किसी स्कूल में तो पढ़ाए जाते हैं ना। तो इस प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। इसके अलावा चैलेंजेस एंड रिवार्ड, इस प्रोफेशन में चैलेंजेस भी होते हैं। तो चैलेंजेस, अब जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी के बच्चे आ रहे हैं
उतनी ही ज़्यादा उनको मुश्किल भी तो है ना उनको हैंडल करना। तो इसलिए चैलेंजिंग भी रहता है सबको समझाना, सबकी ज़रूरियात का ख्याल रखना, उनके मेंटल लेवल के हिसाब से चीज़ों को एक्सप्लेन करना और डिफरेंट आती हुई एजुकेशनल पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंगली लेके चलना सब कुछ तो चैलेंजिंग तो है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी होती है इसमें, टीचर्स को कंटिन्यूसली प्रोफेशनल डेवलपमेंट की ज़रूरत रहती है, उन्हें अप टू डेट रहने की ज़रूरत रहती है। करिकुलम चेंज हो जाता है कभी तो उनको वो खुद भी देखना तैयार करना पड़ता है। तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट और जो ग्रूमिंग है वो भी होती है इसमें। इसके अलावा इस प्रोफेशन में कुछ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स भी होते हैं जिनको मीट करना पड़ता है। एथिकली भी हो सकते हैं, वो क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से भी हो सकते हैं, जैसे कि फ़लाँ पोस्ट के लिए इतनी क्वालिफ़िकेशन का होना ज़रूरी है या फ़लाँ लेवल को पढ़ाने के लिए इतनी क्वालिफ़िकेशन का होना ज़रूरी है। तो ये सब आ जाता है इसमें। इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, डेफिनेटली टीचर्स का बहुत गहरा असर होता है सोसाइटी पर। बच्चे एक अपनी उम्र का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो टीचर्स के साथ गुजारते हैं अपने करियर डिसाइड होने तक। बचपन से लेकर बहुत कुछ वो सीखते हैं। तो बच्चों की जो पर्सनल ग्रोथ, उनकी एकेडमिक अचीवमेंट्स और उनके जो फ्यूचर कंट्रीब्यूशन यानी कि वो किस फील्ड में जाकर कैसे मुल्क कौम को सर्व करते हैं, तो ये सब टीचर्स बाज़ दफ़ा बच्चे कोई प्रोफेशन ख़ास इसलिए कर लेते हैं ज्वाइन के अपने टीचर के साथ मशवरा करके उनको लगता है कि हम ये कर सकते हैं, या फिर अपने टीचर को देखते हुए वैसा डिसाइड करते हैं। तो इम्पैक्ट तो उनका होता है सोसाइटी पर। अब पॉसिबल टीचर एजुकेशन थ्रू ओडीएल सिस्टम में हम किस बारे में बात करेंगे। यहाँ पर बताया गया है कि ये फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ़र करता है, एक्सेसिबिलिटी ऑफ़र करता है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स भी हैं। फ्लेक्सिबल लर्निंग से क्या मुराद है? ओडीएल सिस्टम अलाउ एस्पायरिंग टीचर्स टू परस्यू देयर एजुकेशन वाइल वर्किंग और मैनेजिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब अगर कोई जॉब कर रहा है एक शहर में और उसको टीचर एजुकेशन के लिए जाना पड़े दूसरे शहर में, तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो ये जो ऑनलाइन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम है, इसके थ्रू वो जहाँ कहीं भी है वो अपना काम करते हुए जिस टाइम भी वर्कशॉप होती है वो ऑनलाइन अटेंड कर सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। इसके अलावा ऑनलाइन कोर्सेज़ कर सकते हैं हम बहुत ज़्यादा। कोई भी कोर्स दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से आप करना चाहें अपनी लर्निंग के लिए, तो वो आप इस सिस्टम के थ्रू, ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू कर सकते हैं। सेल्फ पेस्ड लर्निंग, ये क्या होती है? ये सिस्टम सेल्फ पेस्ड लर्निंग प्रोवाइड करता है, अकोमोडेटिंग डिफरेंट लर्निंग स्पीड्स एंड प्रेफरेंसेस। यानी कि अगर एक स्टूडेंट को बात समझ आती है तेज़ स्पीड में, तो वो वीडियो की स्पीड बढ़ा के सुन सकता है। बिल्कुल ऐसे ही अगर किसी को स्लो स्लो समझना है तो वो स्लो करके समझ सकता है, वीडियो को बार बार देख के समझ सकता है। तो इस तरह से अपने प्रेफरेंस के हिसाब से सब लोग लर्निंग कर सकते हैं इस सिस्टम के थ्रू। ऐसा नहीं है कि जैसे आमतौर पर क्लास में जाके एक ही दफ़ा लेक्चर लेकर आ जाते हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी से इसको जितना जैसे चाहें समझ सकते हैं। मल्टीमीडिया रिसोर्सेज, टीचर कैन एक्सेस अ वाइड रेंज ऑफ मल्टीमीडिया रिसोर्सेज इंक्लूडिंग वीडियोस, इंटरेक्टिव सिमुलेशन एंड ई बुक्स। आप लोगों की जो बीएड की बुक्स हैं वो भी पहले कभी आपके पोस्ट ऑफिस में आया करती थी, लेकिन अब ई बुक्स है, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स हैं। आप पोर्टल पर जाकर उनको डाउनलोड कर लेते हैं। तो आप अगर किसी और सेमेस्टर की नॉलेज के लिए कोई और बुक भी डाउनलोड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जो एक्सेस है वो बढ़ जाती है कंप्यूटराइज्ड सिस्टम या ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू। वर्चुअल क्लासरूम्स होते हैं, यानी कि ऑनलाइन क्लासरूम्स होते हैं, फोरम्स होते हैं जो कि फैसिलिटेट करते हैं इंटरेक्शन को, कोलैबोरेशन को अमंग टीचर्स इन ट्रेनिंग, इंकरेजिंग डिस्कशन एंड शेयरिंग ऑफ टीचिंग प्रैक्टिसेस। तो ऑनलाइन सब लोग अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और लर्न करते हैं। असेसमेंट एंड फीडबैक, ऑनलाइन परफॉर्मा फिल करके भी हम फीडबैक दे सकते हैं। आप लोगों ने बहुत से ऐसे फीडबैक्स दिए भी होंगे, तो ईजी रहता है सब कुछ चीज़ों को मैनेज करना। और सब असेसमेंट क्विज़ेज़ वगैरह जैसे हो जाते हैं ऑनलाइन, और जैसे कुछ कोर्सेज़ के एग्ज़ाम्स भी ऑनलाइन हो जाते हैं। जैसे कोविड में सब कुछ ऑनलाइन हो गया था, तो उसी से पॉसिबल हुआ। अगर ऑनलाइन सिस्टम ना हो तो फिर वो टाइम जो है वो ज़ाया हो जाए। टीचर मेंटोरशिप, ऑनलाइन टीचर के साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, किसी भी टीचर के साथ चाहें बात कर सकते हैं। ग्लोबल रीच, आप पूरी दुनिया में से जिस यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट लेना चाहें या कोर्स लेना चाहें या कुछ सीखना चाहें, क्लासरूम जो क्लासेस हैं वो अटेंड करना चाहें, तो वो आप इजीली कर सकते हैं। जो सरहदों की वो जो बाउंड्रीज़ है ना वो ख़त्म हो गई हैं ऑनलाइन एजुकेशन में। कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है डेफिनेटली, ख़र्चा कम आता है आने जाने का। इसके अलावा फ़िज़िकली जाके वहाँ पे सब मैनेज करने का, यूनिवर्सिटी या क्लासेस ज्वाइन करने का, तो ऑनलाइन सब कुछ जो है वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव रह जाता है। क्वालिटी एश्योरेंस और एंड ऑल। आप वीडियो को स्टॉप करके इस पैराग्राफ को पढ़ सकते हैं। सब हेडिंग्स के लास्ट पर कंक्लूजन में उस पूरे क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है, तो आप लोग उसको भी ज़रूर ऐड कीजिएगा। मैं रिवाइज इसलिए नहीं करवाती कि मैं डिटेल से ऑलरेडी ऊपर हेडिंग डिस्कस करके आ चुकी हूँ। तो आप यहाँ पर वीडियो को स्टॉप करके ये जो कंक्लूजन दिया गया है आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें यही बताया गया होगा कि किस तरह से ये हेल्पफुल है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं।
फैक्टर्स इन्फ्लुएंस टीचिंग एंड प्रॉब्लम फेस्ड बाय टीचर इन पाकिस्तान। अब हम देखेंगे कि टीचिंग जो है वो इन्फ्लुएंस या इफ़ेक्ट किस फैक्टर्स की वजह से होती है और कौन कौन से मसाइल हैं पाकिस्तान में टीचिंग से रिलेटेड। तो सबसे पहला फैक्टर जो इफ़ेक्ट करता है वो है एजुकेशनल पॉलिसीज़। जैसे आजकल भी बहुत अजीबोगरीब सी पॉलिसीज़ आ रही हैं पाकिस्तान में टीचर से रिलेटेड। तो नेशनल एंड रीजनल एजुकेशन पॉलिसीज़ जो हैं वो करिकुलम बनाती हैं, वो असेसमेंट मेथड्स डिसाइड करती हैं, टीचिंग स्टैंडर्ड्स सेट करती हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये डायरेक्टली टीचिंग को इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं। किस तरह से एग्ज़ाम लिए जाएंगे, क्या करिकुलम होगा और टीचिंग स्टैंडर्ड्स कौन कौन से हैं वगैरह वगैरह। इसके अलावा सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़, इकोनॉमिकली कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं और कितना इफ़ेक्टिवली वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप लोग इनको रीड कर सकते हैं। बच्चे को कितनी अवेलेबल है अपॉर्चुनिटीज़, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस के साथ डायरेक्टली लिंक होती हैं और ज़ाहिर है फिर ये टीचिंग को भी इन्फ्लुएंस करती हैं। कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, पाकिस्तान में डाइवर्सिटी तो है काफ़ी ज़्यादा और इस वजह से टीचर्स को मुश्किल भी होती है और ये उनके लिए चैलेंजिंग भी रहता है। तो वो इन्फ्लुएंस होते हैं किसी सोसाइटी के कल्चर की वजह से। इसके अलावा पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट किसी हद तक तो ज़रूरी है लेकिन ओवर इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। जैसे कि बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि अगर बच्चा काम ना कर रहा हो और टीचर्स उनको डांट दें या कोई पनिशमेंट दें तो घर से उनके पेरेंट्स की शिकायत आना शुरू हो जाती है। तो ये एक बहुत ही गलत बात है। टीचर्स को और पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना चाहिए बच्चों की उसमें, लेकिन इतना नहीं कि वो बच्चों का जो है वो उल्टा नुकसान कर दे। और ना ही बच्चों को इतना इग्नोर करके रखना चाहिए कि अगर पेरेंट टीचर मीटिंग्स हो रही हैं तो वो अटेंड नहीं कर रहे या उन्हें पता ही नहीं है कि उनके बच्चे क्या पढ़ रहे हैं क्या कर रहे हैं। तो पेरेंट्स का जो इन्वॉल्वमेंट है वो भी इन्फ्लुएंस करता है एक टीचर की टीचिंग एबिलिटीज़ को या उस बच्चे की आउटकम्स को, उसके रिजल्ट्स को। जिनके जो पेरेंट्स अपने बच्चों पर तवज्जो देते हैं घर पर तो डेफिनेटली उनके जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे रहते हैं। टीचर ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, कितनी टीचर ट्रेनिंग सेमिनार्स अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं वो भी इफ़ेक्ट करती हैं प्रोफेशनल डेवलपमेंट को। कॉन्फ्रेंस या कितनी वर्कशॉप्स रखी जा रही हैं तो ये सारी चीज़ें भी डायरेक्टली लिंक करती हैं। इसके अलावा क्लासरूम में कितने कितने रिसोर्सेज दिए गए हैं, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं स्कूल की जानिब से, इंस्टीट्यूशन की जानिब से या गवर्नमेंट की जानिब से, तो टीचिंग को वो भी इन्फ्लुएंस करती है। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग भी इन्फ्लुएंस करती है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ये तो हम पहले भी बात कर चुके हैं, जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी होगी उतनी ज़्यादा सहूलत होगी और उनके बगैर पढ़ाना उतना मुश्किल और समझाना उतना मुश्किल होगा। तो ये भी डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। आप लोग इनको पढ़ना चाहें तो स्टॉप करके पढ़ सकते हैं। प्रॉब्लम फेस्ड बाय टीचर्स इन पाकिस्तान, सबसे पहला तो है लैक ऑफ ट्रेनिंग। इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं दी जाती जिसकी ज़रूरत है। जैसे कि अगर गवर्नमेंट की कुछ जॉब्स आई हैं तो उसके लिए तो बीएड कंपलसरी होता भी है, लेकिन जो पाकिस्तान के जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी ये कंपलसरी डिमांड नहीं है। तो फिर टीचर की ट्रेनिंग अगर कम है या नहीं है या इस किस्म के मसाइल, तो उससे भी टीचिंग जो है वो इफ़ेक्ट होती है। उनकी जो ट्रेनिंग है या फिर अगर कुछ टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है तो फिर चाहिए उनको कि वो टीचर्स को उसके हिसाब से ट्रेन करें। तो अगर ऐसा नहीं किया जा रहा तो फिर उनको मैनेज करने में प्रॉब्लम होती है। ओवर क्राउडेड क्लासरूम, अगर क्लासरूम में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आ गए हैं तो टीचर को मसला होगा उनको पढ़ाने में, तो क्लास जो है वो प्रॉपरली डिवाइड होनी चाहिए। लो टीचर सैलरीज, सिक्योरिटी कंसर्न्स, आउटडेटेड करिकुला, तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं जो टीचर्स को इफेक्ट करते हैं। इसके अलावा जेंडर डिस्पैरिटीज़, अगर एक इलाके में फ़ीमेल टीचर्स हैं, फ़ीमेल पढ़ी लिखी हैं लेकिन वहाँ पर मेल टीचर ही उनको हायर करना है तो फिर इस तरह से जेंडर भी कभी कभार मसला कर देता है। तो इन सब चीज़ों का जो है वो ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा लैक ऑफ रिसोर्सेज, टेक्स्ट बुक हो, टीचिंग एड्स हो, ये सारी चीज़ें जो है वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में प्रॉब्लम काज कर सकती है। टीचिंग एड्स कौन कौन सी होती हैं, ये आपने बाकी जो कोर्स हैं उनमें इनका तस्करा सुना होगा। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग प्रेशर, के उन पर ये प्रेशर होता है कि उन्हें मीट करना है उन लेवल्स को, तो इससे भी उनका जो टीचिंग है वो इन्फ्लुएंस होता है। सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्रोफेशनल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़, ये भी डिस्कस हो चुका है। तो आप इन हेडिंग्स को दोनों तरह से इसमें यूज़ कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अगर आपके माइंड में इसके अलावा कोई और हेडिंग हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। एक्सप्लेन प्रोफेशनल डिस्पोजिशन एंड कोड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड वैल्यूज़, ये जो क्वेश्चन है इसका सेम आंसर है वही जो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का था कि प्रोफेशनलिज्म इन टीचिंग क्या है और उसके की एट्रीब्यूट्स कौन से हैं। अब ये जो है ना कोड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट, इसमें वही की एट्रीब्यूट्स और वो कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी जो हम फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन को मेंशन करने का मकसद ये है कि आप लोगों को पता हो कि क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है कि एज इट इज़ आए, लेकिन थोड़ा बहुत वो क्वेश्चन को चेंज करके मोल्ड करके दे सकते हैं। तो आप अपने आंसर को अकॉर्डिंगली मोल्ड करके मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम इसकी हेडिंग देखें तो प्रोफेशनल खसूसियात जो हम फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं,
रिस्पेक्ट, एम्पैथी, एथिकल बिहेवियर, कमिटमेंट, प्रोफेशनलिज्म, कम्युनिकेशन स्किल्स, अडेप्टेबिलिटी, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। हम डिटेल से इनको क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। तो यही कोड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट है या वैल्यूज़। तो इसमें यही आ जाएगा। एक जो हेडिंग यहाँ पे न्यू है वो है स्टूडेंट सेंटर्डनेस। देखिए जितना भी ये सारा खेल चल रहा है पढ़ाने का, अच्छा पढ़ाने का, ठीक से पढ़ाने का, उसके रिजल्ट्स, तो ये सब क्या है बेसिकली स्टूडेंट्स के इर्द गिर्द है ना, कि उनको ठीक से समझाया जा सके, उनको ठीक से पढ़ाया जा सके और मुल्क कौम का कारआमद शहरी बनाया जा सके। तो बेसिकली ये तमाम अप्रोचेज़, ये टीचर एजुकेशन के कोर्सेज़ और ये सब ये स्टूडेंट सेंटर्ड होने चाहिए और स्टूडेंट सेंटर्ड ही है। इसके अलावा कॉन्फिडेंशियलिटी, ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। एक टीचर को बच्चों की प्राइवेसी का ख्याल रखना चाहिए। अगर एक बच्चे के घर पे कुछ मसाइल चल रहे हैं या उसने अपने टीचर के साथ कोई प्रॉब्लम अपना शेयर किया है सोल्यूशन के लिए, तो एक टीचर को चाहिए कि वो इस बात का ख्याल रखे कि वो क्लास में उस पर टॉट ना करे या बाकी क्लास को भी मैनेज करे और बच्चों की प्राइवेसी को मेनटेन करे। जैसे एक टीचर की इज़्ज़त होती है वैसे ही स्टूडेंट्स की भी इज़्ज़त होती है और इस इज़्ज़त का ख्याल रखना टीचर की जिम्मेदारी है कि वो बच्चे की अगर कोई बात उसे पता चली है तो वो उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करे और उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी का ख्याल रखे। इसके अलावा प्रोफेशनल इंटीग्रिटी, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, सेफ एंड इंक्लूसिव इन्वायरमेंट, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और लाइफ लॉन्ग लर्निंग, कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन एंड कोलैबोरेशन। तो ये जो क्वेश्चन है ये इस तरह से भी आ सकता है। आप इन दोनों हेडिंग्स को मर्ज करके इसका जो आंसर है वो सेट कर सकते हैं। कोर्स तो चेंज नहीं हो रहा बीएड का, तो हर पेपर में फिर वो इसी तरह से क्वेश्चंस को घुमा फिर आके बात करते हैं, आंसर वही होते हैं। तो फिर ये आप लोग खुद देख लें कि आपको किस तरह से इसे मैनेज करना है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोफेशनलिज्म। क्या क्या बाउंड्रीज है इसकी और कौन कौन सी बेस्ट प्रैक्टिस है कि एक बेहतर और हेल्दी रिलेशनशिप को मेंटेन करने की। टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप होता क्या है? बेसिकली एक टीचर, चाहे वो को एजुकेशन सिस्टम है, मेल्स फीमेल टीचर पढ़ा रही हैं या सेम जेंडर के टीचर्स पढ़ा रहे हैं, बेसिकली उनका रिलेशन कैसा होना चाहिए और कौन कौन सी बाउंड्रीज है उसकी, इस क्वेश्चन में हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये रिलेशनशिप होता क्या है प्रोफेशनलिज्म की सेंस में, उस कॉन्टेक्स्ट में। तो इट रेफर टू द इंट्रैक्शन एंड कनेक्शन दैट डिवेलप बिटवीन एजुकेटर्स एंड देयर स्टूडेंट्स। ये वो कनेक्शंस या इंट्रैक्शन या वो राब्ता है जो बच्चों और टीचर्स के दरमियान होता है। दीज रिलेशनशिप्स आर फंडामेंटल टू इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग एज दे कैन ग्रेटली इन्फ्लुएंस स्टूडेंट्स एकेडमिक एंड पर्सनल डेवलपमेंट। ये बच्चों की पर्सनल डेवलपमेंट, उनकी स्कूल की एकेडमिकली कारकर्दगी को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इसलिए इस इम्पॉर्टेंट मुद्दे को हम यहाँ पे डिस्कस करना है। कौन कौन सी बाउंड्रीज है इसकी कि एक तो मेंटेन प्रोफेशनलिज्म, टीचर को पता होना चाहिए कि वो टीचर है, ठीक है। फ्रेंडली बिहेवियर होना चाहिए, कोई रोब या खौफ फैला के नहीं रखा हुआ होना चाहिए, लेकिन बच्चों को पता हो कि वो टीचर से बात कर रहे हैं, टीचर की क्लास की मौजूदगी में वो अच्छे से बिहेव करे और टीचर को भी चाहिए कि वो जो उसकी बाउंड्रीज़ है ना वो उनको मेंटेन करके रखे और ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसको प्रोफेशनली एक्ट करना चाहिए और एथिकल मैनर खुद भी उसको पॉजेस करने चाहिए और अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाने चाहिए। इक्वल ट्रीटमेंट ये भी इसी में आ जाता है कि उसको तमाम बच्चों को फेयरली और इक्वली डील करना चाहिए, फेवरिज्म नहीं करनी चाहिए। अगर कोई टीचर फेवरिज्म की बिना पर किसी को ज़्यादा मार्क्स दे रहा है और बाकी बच्चों को इग्नोर कर रहा है तो फिर तो वो इस जो प्रोफेशनलिज्म का एक स्केल है ना, समझे कि वो उससे नीचे जा रहा है। ये सब नहीं होना चाहिए क्लास में, ना जेंडर की बेस पे होना चाहिए, ना वैसे फेवरेट होने की बेस पर होना चाहिए। एथिकली भी ये ठीक नहीं है, तो टीचर्स को इस बात का ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा रिस्पेक्ट प्राइवेसी, एक टीचर को तमाम बच्चों की प्राइवेसी का ख्याल रखना चाहिए। अगर कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसके पास या एकेडमिक प्रोग्रेस से रिलेटेड, उसे बच्चों की इमोशनल हेल्थ का ख्याल रखने के लिए उनकी प्राइवेसी और उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट का भी ख्याल रखना चाहिए। मेंटेन क्लियर रूल, रोल नहीं यहाँ पे रूल आएगा। उसको ऐसे क्लास में कुछ रूल्स बनाने चाहिए कि कोई किसी को बुली नहीं करेगा, कोई किसी को बैड वर्ड से नहीं बुलाएगा, किसी को गलत नाम से नहीं बुलाएगा, किसी की फिजिकल अपीयरेंस के हिसाब से एक दूसरे को वो बुली नहीं करेंगे। ऐसे वो क्लास में रूल्स बनाए और फिर उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करवाए। अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन होनी चाहिए, डेफिनेटली रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए। टीचर्स को भी चाहिए कि वो अल्फाज का चुनाव ज़रा सोच समझ कर करे और अपनी लैंग्वेज टोन जो है वो टॉन्टिंग नहीं होनी चाहिए, तंज ना करता फिरे। तो अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन होनी चाहिए बच्चों के साथ और उनकी आपस में भी। कॉन्फिडेंशियलिटी, बच्चों की जो प्राइवेसी है उसका ख्याल रखे और इन अगर क्लास में कोई ऐसी बात हो जाती है तो ये नहीं है कि फैला दे, बल्कि उसको चाहिए कि वो अथॉरिटीज़ के साथ मिलकर उसको डील करे और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करे।
उसके बाद है फिज़िकल बाउंड्रीज़। एक टीचर को पता होना चाहिए कि वो खुद भी प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके खड़ा हो, बच्चों को भी सिखाए कि एथिकली किस तरह से बात करते हैं। इसके अलावा बिला वजह किसी को टच ना करे और इन सब चीज़ों का जो है वो ख़ास ख्याल रखे, चाहे सेम जेंडर ही क्यों ना हो, बट जो बेसिक एथिक्स हैं वो सबके लिए होते हैं। इसके अलावा डिजिटल कम्युनिकेशन में जैसे आजकल मोबाइल फ़ोन का दौर है, तो टीचर्स का कांटेक्ट भी होता है बच्चों के साथ, तो उनको चाहिए कि वो इस मामले में प्रोफेशनली बिहेव करें, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली या ओवरली वो बिहेव ना करें। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। इसके अलावा स्कूल की भी कुछ गाइडलाइंस होनी चाहिए और ताकि सब उसको फॉलो करें। अवॉइडिंग पर्सनल गेन, अपने ज़ाती मफाद के लिए किसी को भी इस्तेमाल ना करें, बल्कि बच्चों के सबके मफाद के हक़ में होना चाहिए जो भी फ़ैसला या कोशिश हो। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, अगर कोई क्लास में मसला मसाइल खड़ा हो गया है तो एक टीचर को चाहिए कि वो ना सिर्फ उसको रिजॉल्व करे बल्कि बच्चे की प्राइवेसी का ख्याल रखे, और अगर उसको उसका सोल्यूशन समझ नहीं आ रहा तो वो स्कूल की अथॉरिटी वगैरह से भी इस सिलसिले में कांटेक्ट करके उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकता है। रिपोर्टिंग कंसर्न्स, इसमें भी वही आ जाएगा कि बच्चों की प्रोग्रेस, एकेडमिक प्रोग्रेस, उनकी सेफ्टी वगैरह को जो है वो प्रॉपरली उसको रिपोर्ट करता रहे अथॉरिटीज़ को। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी। प्रोफेशनल डेवलपमेंट, टीचर्स को जो है वो प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में एंगेज रहना चाहिए और अपनी एक्टिविटीज़ को इम्प्रूव करते रहना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ मेंटेनिंग एथिकल स्टैंडर्ड्स इन टीचिंग। हाउ कैन एथिकल डिलेमास बी एड्रेस्ड इन द क्लासरूम। एथिकल स्टैंडर्ड्स किस तरह से मेंटेन किए जा सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी, और अगर कोई एथिकल डिलेमा हो गया है तो क्लास में तो उसको कैसे डील करें। एथिकली कोई प्रॉब्लम हो गया क्लास में, अब उसको कैसे डील करें। उसको डील करने के लिए हम कुछ की पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कि सबसे पहला तो है कि स्टूडेंट वेलफेयर। एथिकल स्टैंडर्ड्स प्रायोरिटाइज द वेल बीइंग, सेफ्टी एंड एकेडमिक ग्रोथ ऑफ स्टूडेंट। ठीक हो गया। व्हेन टीचर अडेयर टू दिस स्टैंडर्ड दे क्रिएट अ सपोर्टिव नर्चरिंग एनवायरनमेंट दैट अलाउ स्टूडेंट्स टू थ्राइव। टीचर्स को बच्चों की वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए, जो भी काम करना चाहिए। ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट होनी चाहिए उनके रिलेशन में, पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, कम्युनिटी के साथ। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़रूरी है। फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए। किसी का कैसा भी बैकग्राउंड है, कैसे भी सर्कमस्टांसिस हो, किसी का रिजल्ट्स या ग्रेड्स कैसे भी हों, अच्छे से बिहेव करें। इंटीग्रिटी होनी चाहिए। एथिकल कंडक्ट प्रमोट ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग। इसमें भी वही आ जाएगा, वो फेवरिज्म वगैरह वो चीज़ें जो है वो अवॉइड की जाए। ग्रेडिंग हो, चाहे असेसमेंट हो, चाहे डिसीजन मेकिंग हो, इन सब चीज़ों में इंटीग्रिटी जो है वो टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। प्रोफेशनलिज्म, मेंटेनिंग एथिकल स्टैंडर्ड्स एज अ हॉलमार्क ऑफ प्रोफेशनलिज्म। और इसके अलावा है रोल मॉडल। एक टीचर रोल मॉडल तो होता ही है क्लास का, वो जो करेगा बच्चे भी जाने अनजाने में वैसे ही करेंगे, वैसे ही बनते जाएंगे। तो एक टीचर को अपने इस जिम्मेदारी को समझ के इस प्रोफेशन को निभाना चाहिए। अब अगर क्लास में कुछ मसला हो गया है, एथिकल डिलेमा हो गया है, अब क्या करें। पहले तो एथिकल गाइडलाइन का पता होना चाहिए टीचर को कि स्कूल की गाइडलाइन क्या है, एथिकल गाइडलाइन क्या है इंडिविजुअली, कि वो उनके अकॉर्डिंगली कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की कोशिश करें, और अगर उसे अपने इंस्टीट्यूट के साथ कांटेक्ट करना पड़ रहा है तो वो करे। इसके अलावा सीक गाइडेंस, कि अगर वो प्रॉब्लम उससे खुद से नहीं हो रहा रिजॉल्व, तो वो बिल्कुल भी हेजिटेट ना करे, गाइडेंस लेने के लिए अपने कोलीग्स के साथ मशवरा करे। बाकी जो इस्तिज़ा हैं स्कूल के, अपने मेंटोर या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के साथ डिस्कस करे कि उसे किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। रिफ्लेक्ट एंड एनालाइज, एकदम से रिएक्ट करके कोई भी सोल्यूशन ना निकाले, बल्कि पूरी सिचुएशन को समझे, उसको एनालाइज करे, उसके बाद केयरफुली वो उसका जो है कोई सोल्यूशन जो है वो बच्चों को बताए या उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करे। कंसल्ट विद पेरेंट्स, अगर बच्चों का कोई ऐसा मामला हो गया है कि उसके माँ बाप को पता होना चाहिए, तो उसे चाहिए कि बच्चों के पेरेंट्स को बताएं। फॉर एग्जांपल, अगर एक बच्चा क्लास में गालियाँ दे रहा है तो उसको चाहिए कि वो उसके पेरेंट्स के साथ रब्ता करके बोले कि वो ज़रा अपने घर का माहौल भी साफ़ सुथरा रखें, ताकि बच्चे की जो आदतें हैं वो ज़रा बेहतर हो सकें, या अगर उसकी वजह से फिर बाकी बच्चे भी सीखेंगे तो उसको चाहिए कि वो पेरेंट्स से भी कंसल्ट करे। मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, वही बात कि जिनको नहीं भी पता और ढंढोरा पीट पीट के उनको ना बताए, बल्कि कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी का ख्याल रखे। जो भी स्टेप्स ले रहा है, ये ना हो कि मसला क्लास का था और पता सारे स्कूल को है, कि टीचर ने ही सब जगह जो है वो बात फैलाई भी है। तो इस बात का उसे ख्याल रखना चाहिए कि जो हुआ सो हुआ, अब उसे मसला हल करना है किस तरह से, खामोशी के साथ। फॉलो प्रोटोकॉल्स, ठीक हो गया। डॉक्यूमेंट द इशू, अब कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जैसे बाज़ दफ़ा केसेस भी हो जाते हैं, ऐसे मसले भी हो जाते हैं, तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, ताकि कल को अगर इंक्वायरी होती है उस इंस्टीट्यूशन में तो टीचर अपने रोल प्ले करने में क्लियर हो कि उसने अपना फ़र्ज़ जो है वो पूरा किया हुआ है। ऐसा ना हो कि फिर पता ही ना हो किसी को और टीचर पर जिम्मेदारी आए कि उसने डॉक्यूमेंटेशन ठीक से नहीं की।
एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्ट ऑन द आउटकम्स। एक जो टीचर है उसको एड्रेस करते हुए इस बात का ख्याल रखना चाहिए, एथिकल डायलेमास को एड्रेस करते हुए इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि इसके आउटकम्स क्या होंगे और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अगर वो कुछ हुआ है और वो उसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो क्या हो सकते हैं। बच्चे इमोशनली परेशान तो नहीं हो जाएंगे, या बच्चा मेंटली ठीक तो है, तो वो उन चीज़ों का भी ख्याल रखे। तो ये सारी बातें जो है ये एथिकल डायलेमास को कंट्रोल करने के हवाले से आ जाएंगी, तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, 6 मोर क्वेश्चंस हैं और वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, तो मैं पार्ट 2 में उनको एक्सप्लेन करके इस वीडियो के बाद अपलोड करूँगी। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी आज के लेक्चर की, और अगर समझ आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। व्हाट्सएप पर आपके बीएड के ग्रुप्स बहुत से टीचर्स बनवाते हैं, कुछ नहीं भी बनवाते, तो अगर आपके बीएड के ग्रुप्स हैं तो इन वीडियोज़ को वहाँ भी शेयर करें ताकि बाकी स्टूडेंट्स की भी तैयारी हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।